हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 7 इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की इंपॉर्टेंस समझाकर लिखनी है। इसमें हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीडर्स, स्ट्रैटेजीज, इंटरनेशनल सपोर्ट और डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट डिस्कस करना है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर इसका सिग्निफिकेंस भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1990 तक ब्लैक मेजॉरिटी को बेसिक राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने किए गए। व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने रेशियल सेग्रीगेशन को लीगल बना दिया था। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इसी सिस्टम के खिलाफ एक लंबी और पावरफुल स्ट्रगल थी। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ग्रासरूट्स रेजिस्टेंस और इंटरनेशनल सपोर्ट सब शामिल थे। इस आंसर में हम इस मूवमेंट की पॉलिटिकल, सोशल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस समझेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। यह मूवमेंट अपार्थाइड गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को डायरेक्टली चैलेंज करता था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC और पन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस PAC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को मोबिलाइज किया। नेल्सन मंडेला, ओलिवर टैम्बो और वाल्टर सीसुलू जैसे लीडर्स रेजिस्टेंस के सिंबल्स बन गए। इनके एफर्ट्स ने अपार्थाइड को गिराने के लिए नेगोशिएशन का रास्ता बनाया, जिससे 1994 में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। नेल्सन मंडेला का प्रेसिडेंट बनना इस स्ट्रगल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट थी। 2. सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट ने अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ा और अप्रेस्ड कम्युनिटीज को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी। डिफायंस कैंपेन 1952 और सोवेटो अपराइजिंग 1976 जैसे इवेंट्स ने दिखाया कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, स्पेशली यूथ, का डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग था। इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस जैसे वैल्यूज नए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बन गए। इस मूवमेंट ने दूसरे अफ्रीकन लिबरेशन स्ट्रगल्स को भी इंस्पायर किया। 3. इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर काफी सपोर्ट मिला। यूनाइटेड नेशंस ने अपार्थाइड को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया। इकोनॉमिक सैंक्शंस, कल्चरल बॉयकॉट्स और स्पोर्ट्स बॉयकॉट्स ने साउथ अफ्रीका को आइसोलेट कर दिया। यूरोप, US और अफ्रीका के सॉलिडारिटी मूवमेंट्स ने साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट्स की आवाज को और स्ट्रांग बनाया। यह प्रूफ था कि ग्लोबल प्रेशर और लोकल रेजिस्टेंस मिलकर पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं। 4. कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये स्ट्रगल सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स के लिए था। मंडेला की लीडरशिप ने रिवेंज के बजाय रेकंसिलिएशन और पीस को प्रमोट किया। ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन TRC दुनिया के लिए एक मॉडल बना ट्रांजिशनल जस्टिस का। यह मूवमेंट ये बताता है कि जस्टिस और इक्वालिटी हमेशा ऑपरेशन पर जीत सकती है। कंक्लूजन। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट 20वीं सेंचुरी का एक हिस्टोरिक स्ट्रगल था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक यूनाइटेड फाइट हुई। इसने साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की तरफ ले गया। पॉलिटिकली यह माइनॉरिटी रूल का एंड था, सोशली यह यूनिटी का सिंबल बना और इंटरनेशनली यह सॉलिडारिटी का एग्जाम्पल बना। आज भी इसका लेगेसी दुनिया भर के जस्टिस मूवमेंट्स को इंस्पायर करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Explain the reasons for the disintegration of socialist bloc. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सोशलिस्ट ब्लॉक के गिरने के रीजंस एक्सप्लेन करने हैं। यानी कि USSR और उसके ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज का सिस्टम क्यों टूट गया। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और ग्लोबल फैक्टर्स सबको कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशलिस्ट ब्लॉक, जिसे ईस्टर्न ब्लॉक भी बोला जाता था, एक ग्रुप था अन सोशलिस्ट कंट्रीज का जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में द कोल्ड वॉर के दौरान। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। लेकिन 1980 के आखिरी दिनों में ये पूरा सिस्टम गिर गया और USSR भी कोलैप्स हो गया। इसके पीछे कई रीजंस दी। इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल रिजिडिटी, आइडियोलॉजी का क्राइसिस और ग्लोबल प्रेशर्स।
ए फ्लैट हम इनको डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक वीकनेसेस। सोशलिस्ट कंट्रीज की प्लान्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इनोवेशन और ग्रोथ के सामने फेल हो गई। हर जगह शॉर्टेजेस और इनएफिशिएंसी देखने को मिली। कोल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री पर एक्स्ट्रा खर्च ने डेवलपमेंट और वेलफेयर को वीक कर दिया। 1980 तक पोलैंड और ईस्ट जर्मनी जैसे देश डेट क्राइसिस में दब गए, जिससे सिस्टम और वीक हुआ। 2. पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स ज्यादा ऑथोरिटेरियन थी, जिसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी की जगह नहीं थी। इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी अपना चार्म खो बैठी, क्योंकि जो इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस की गई थी, वो मिली ही नहीं। हंगरी 1956 और चेकोस्लोवाकिया 1968 जैसे अपराइजिंग्स को सप्रेस करने से रेजीम्स और ज्यादा अनपॉपुलर हो गई। 3. रिफॉर्म्स और लीडरशिप का रोल। गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स जैसे ग्लासनोस्ट, ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग सोशलिज्म को बचाने के लिए थे, लेकिन उन्होंने और प्रॉब्लम्स एक्सपोज कर दी। ईस्टर्न यूरोप के लीडर्स भी लोगों की डेमोक्रेसी डिमांड को रेजिस्ट नहीं कर पाए। 1989 में बर्लिन वॉल गिरना इस कोलैप्स का सिंबल बन गया। 4. एक्सटर्नल प्रेशर्स और ग्लोबल फैक्टर्स। यूएसए के साथ आर्म्स रेस ने सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को बहुत वीक कर दिया। नाटो और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की सक्सेस ईस्टर्न यूरोप के लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। 1980 की ग्लोबलाइजेशन ने वेस्ट और ईस्ट के बीच टेक्नोलॉजी गैप को एक्सपोज किया। 5. राइज ऑफ नेशनलिज्म। यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप के अंदर अलग अलग एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज सोशलिज्म के अगेंस्ट खड़ी हो गई। बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने इंडिपेंडेंस डिमांड किया, जिसने ब्लॉक को तोड़ दिया। कंक्लूजन। सोशलिस्ट ब्लॉक के डिसइंटीग्रेशन के पीछे मल्टीपल रीजंस द इकोनॉमिक फेलियर्स, पॉलिटिकल रिप्रेशन, आइडियोलॉजी का गिरना, नेशनलिज्म और ग्लोबल कंपटीशन। ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें सोशलिज्म टिक नहीं पाया। इस कोलैप्स ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया और कोल्ड वॉर खत्म हो गई। यूएसए एक सुपर पावर के रूप में उभार कर सामने आया। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Assess the impact of globalization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को समझना और एनालाइज करना है। हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखने हैं और एग्जाम्पल के साथ इसका क्रिटिकल असेसमेंट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, कल्चर और टेक्नोलॉजी का इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होना। कोल्ड वॉर के बाद ये और ज्यादा तेजी से बढ़ा। लिबरल थिंकर्स इससे कोऑपरेशन का जरिया समझते हैं, जबकि क्रिटिकल और डिपेंडेंसी थियरिस्ट साइज इनइक्वालिटी का रीजन कहते हैं। इस आंसर में हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तेजी, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के वजह से। मल्टीनेशनल कंपनीज, MNC और FDI का ग्रोथ। इंडिया और चीन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का फायदा। ब्रिक्स जैसे नए इकोनॉमिक पावर्स उभार कर आए। नेगेटिव इफेक्ट्स। फायदे अनइवन है, ZYA डिटार डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा बेनिफिट। डेवलपिंग कंट्रीज में चीप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर फैलते हैं, जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। छोटी इंडस्ट्रीज और लोकल मार्केट्स को ग्लोबल कंपटीशन से प्रॉब्लम होती है। 2. पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट्स। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स का स्प्रेड। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे EU, एशियन और अफ्रीकन यूनियन मजबूत हुए। NGO और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल डिसीजन मेकिंग में बढ़ा। नेगेटिव इफेक्ट्स। स्टेट सॉवरेंटी कम हो गई क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक पॉलिसी पे असर डालते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस पर पावरफुल नेशंस का ज्यादा कंट्रोल। ग्लोबल टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स बड़े इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के वजह से। 3. सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट्स। आइडियाज, टेक्नोलॉजी और कल्चर का एक्सचेंज, ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ी। क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे ग्लोबल सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स उभरे। एजुकेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंचा। नेगेटिव इफेक्ट्स।
कल्चरल होमोजेनाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस, इंडिजिनस ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस खतरे में, कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म सोसाइटी में फैला। 4. ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म का नया रोल बना, जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ के थ्रू। इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और माइग्रेशन ने दिखाया कि कलेक्टिव एक्शन जरूरी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच इनइक्वालिटी को और डीपन करता है, लेकिन साथ ही यह ग्लोबल सॉलिडारिटी और कोऑपरेशन के नए चांसेस भी देता है। कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये एक तरफ ग्रोथ, कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज लाता है, तो दूसरी तरफ इनइक्वालिटी, सॉवरेनिटी लॉस और कल्चरल इरोजन जैसे चैलेंजेस देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका असर सबसे ज्यादा है क्योंकि स्टेट्स और सोसाइटीज अब पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इसके ड्रॉबैक्स को मैनेज करने के लिए फेयर पॉलिसीज और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Why are the regional organizations important? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चरल इंपॉर्टेंस समझाकर लिखनी है। साथ ही एग्जाम्पल्स देने हैं जैसे EU, ASEAN, SAARC, AU, जिससे उनकी रोल क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक ही रीजन के कंट्रीज मिलकर बनाते हैं ताकि कॉमन गोल्स अचीव किए जा सकें। इनका काम होता है पीस मेंटेन करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना और म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इनका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। थिंकर्स जैसे अर्नस्ट हास और कार्ल डॉयश ने इंटीग्रेशन थियरी में बताया है कि रीजनल कोऑपरेशन से स्टेबिलिटी आती है। इस आंसर में हम इनके इंपॉर्टेंस को डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल कोऑपरेशन और पीस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म देते हैं। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन (EU) ने वर्ल्ड वॉर II के बाद अपने मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया। अफ्रीकन यूनियन (AU) डेमोक्रेसी और पीस प्रमोट करता है अफ्रीका में। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट बनाते हैं और डिस्प्यूट्स को नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। 2. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा मोटिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। एशियन ने अपने मेंबर्स के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैरिफ रिडक्शन किया। यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट और कॉमन करेंसी यूरो के थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बेस्ट मॉडल दिया। सार्क साउथ एशिया में ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से लिमिटेड सक्सेस मिली। इकोनॉमिक कोऑपरेशन से छोटे देश भी ग्लोबल मार्केट में स्ट्रांग हो जाते हैं। 3. सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रोल। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इनका एक मेजर रोल है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो रीजनल सिक्योरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। एशिया में एशियन रीजनल फोरम ARF सिक्योरिटी डायलॉग और टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर काम करता है। इस तरह के कोऑपरेशन से रीजनल पीस और ग्लोबल स्टेबिलिटी दोनों बनती है। 4. कल्चरल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन रोल। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर और सोसाइटी में भी कोऑपरेशन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, EU का अरास्मस प्रोग्राम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रमोट करता है। सार्क हेल्थ, पॉवर्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। क्राइसिस के टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड और कोऑर्डिनेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होती है। 5. ग्लोबलाइजेशन के दौर में रीजनल इंटरेस्ट्स। ग्लोबलाइजेशन के टाइम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बैलेंस क्रिएट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के बीच। ये देशों को एक कलेक्टिव वॉइस देते हैं जैसे WTO में। छोटे कंट्रीज भी रीजनल अलायंसेस के थ्रू अपना इंटरनेशनल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कंक्लूजन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देशों के बीच यूनिटी बनाते हैं और ग्लोबल चैलेंजेस का मिलकर सामना करने में हेल्प करते हैं। हाँ, कभी कभी इन्हें पॉलिटिकल राइवलरीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल इनका रोल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए क्रूशियल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. Each part carries 6 marks. A. Game theory. B. Post-dam conference. C.
Non-alignment movement. D. Peacekeeping operations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स में से 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में हमें डेफिनेशन, बैकग्राउंड और उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। ज्यादा डिटेल में नहीं, पर एग्जाम के लिए क्लियर और कंसाइज पॉइंट्स कवर करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस में शॉर्ट नोट्स का पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इवेंट्स को क्लियर समझे। टॉपिक्स जैसे गेम थियरी, पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पीस कीपिंग ऑपरेशंस दुनिया की पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को समझने में हेल्प करते हैं। इन छोटे नोट्स के थ्रू हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन और पीस एफर्ट्स को बेटर समझ पाते हैं। मेन बॉडी। ए. गेम थियरी। डेफिनेशन। गेम थियरी एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें डिसीजन मेकिंग एनालाइज की जाती है जब आउटकम सिर्फ एक के चॉइस पर नहीं, बल्कि दूसरे के डिसीजन पर भी डिपेंड करता है। एप्लीकेशन इन IR। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम थियरी काफी यूज होती है। एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर आर्म्स रेस को प्रिजनर्स डिलेमा के मॉडल से समझाया जाता है। इंपॉर्टेंस। यह एक्सप्लेन करता है कि देश कोऑपरेशन करते हैं या कम्पीट, और स्ट्रैटेजिक चॉइसेस से कॉन्फ्लिक्ट कैसे एस्केलेट या अवॉइड होता है। बी. पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस। बैकग्राउंड। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 में हुई थी जर्मनी की हार के बाद। इसमें स्टालिन USSR, ट्रूमन USA और चर्चिल एटली UK शामिल थे। डिसीजंस। जर्मनी और बर्लिन को 4 ऑक्यूपेशन जोन्स में डिवाइड करना। जर्मनी का डिमिलिटराइजेशन और डेंजिफिकेशन। जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड। सिग्निफिकेंस। यह कॉन्फ्रेंस USA और USSR के बीच के डिफरेंसेस को सामने लाया और इसी से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सी. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM। डेफिनेशन। NAM एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के दौरान USA या USSR के ब्लॉक के साथ अलाइन होने से माना कर दिया। ओरिजिन। लीडर्स जैसे नेहरू, टीटो, नासर, इंक्रूमर और सुकार्नो ने नम को स्टार्ट किया। पहली समिट 1961 में बेलग्रेड में हुई। प्रिंसिपल्स। सॉवरेंटी का रिस्पेक्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस और कॉलोनियलिज्म का विरोध। इंपॉर्टेंस। NAM ने डेवलपिंग कंट्रीज को एक कलेक्टिव वॉइस दिया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बैलेंस बनाया। डी. पीस कीपिंग ऑपरेशंस। डेफिनेशन। पीस कीपिंग ऑपरेशंस मेनली यूनाइटेड नेशंस के मिशंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। फीचर्स। सीजफायर मॉनिटरिंग, सिविलियंस की प्रोटेक्शन, इलेक्शन सपोर्ट और वॉर टॉर्न सोसाइटीज का रीबिल्डिंग। एग्जाम्पल्स। UN के मिशंस कॉन्गो, साइप्रस, रुआंडा, बॉस्निया और साउथ सुदान हमें। इंपॉर्टेंस। पीस कीपिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रोल होते हैं और ट्रस्ट रीबिल्ड होता है, लेकिन इसमें रिसोर्सेस की कमी, पॉलिटिकल इश्यूज और लिमिटेड पावर जैसे चैलेंजेस भी होते हैं। कंक्लूजन। गेम थियरी, पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस, NAM और पीस कीपिंग ऑपरेशंस अलग अलग एंगल से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाते हैं। ये दिखाते हैं कि थियरी, डिप्लोमेसी, कलेक्टिव एक्शन और UN इंटरवेंशंस दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस बिल्डिंग में कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।